This is lecture 5 of business law. और हम कर रहे हैं चैप्टर 3 एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, और इसमें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रही थी वो क्या है? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर agreements, but all agreements are not contracts. ये क्वेश्चन कर रहे थे हम कि आप इस स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई करेंगे। मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है आपको 15 मार्क्स में। इसको स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले सेक्शन 2 सब सेक्शन ई के अकॉर्डिंगली एग्रीमेंट की डेफिनेशन बताएंगे, जिसमें आप लिखेंगे कि एग्रीमेंट इज a promise or set of promises forming consideration for each other. With example, definition of agreement with example बताएंगे। उसके बाद आप सेक्शन 2H के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताएंगे with example। फिर मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसमें ये 3 चीजें हैं तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। सबसे पहले तो एग्रीमेंट होना चाहिए, उसमें लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, और वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें प्रेजेंट हैं तो ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इस बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एक जो जायज कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्या क्या चीजें अगर होंगी कि उसको जायज माना जाएगा, ये करना है बेटा। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपने ये लिखना है, ये लिखना है, उसके बाद आपने एसेंशियल्स लिखने हैं, उसके बाद आपने निष्कर्ष लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, और इसके साथ ही आपका जो आंसर है वो खत्म हो जाएगा। अब आज का हमारा टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इसका पहला एलिमेंट है एग्रीमेंट। सबसे पहले तो एग्रीमेंट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब एग्रीमेंट होगा। और एग्रीमेंट का मतलब क्या है? एग्रीमेंट का मतलब है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट का मतलब क्या है? प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रपोज करे और दूसरा पर्सन उसके ऑफर को एक्सेप्ट करे, तभी एग्रीमेंट बनेगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज मोहन एंड दिस इज सोहन। सोहन ने ऑफर किया, मोहन ने ऑफर किया सोहन को कि मैं तुझे अपनी कार सेल करता हूं, लेकिन उसके बदले में मैं 50,000 रुपए लूंगा। तो यहाँ पे मोहन सोहन को ऑफर कर रहा है। अगर सोहन बदले में 50,000 रुपए
देने के लिए तैयार हो जाता है तो कहा जाएगा कि सोहन ने मोहन का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे ऑफर कौन कर रहा है? हाँ जी, यहाँ पे ऑफर कौन कर रहा है? मोहन ऑफर कर रहा है और जो सोहन सोहन को। वो एक्सेप्टेंस दे रहा है मोहन के ऑफर को। तो इस तरह से जब मोहन ऑफर करे और सोहन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले तो कहा जाएगा कि इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। ये पहला एलिमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट शुरू ही कहां से होगा? एग्रीमेंट से होगा। जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक आगे बढ़ने का फायदा ही नहीं है। अच्छा जी, अब एग्रीमेंट तो हो गया। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी और कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ? मैडम जी ये तो बड़ी भारी भारी सी टर्म्स बोल रहे हो आप। कॉम्पिटेंट, अब लॉ है ही भारा सब्जेक्ट बेटा, इसमें सारी भारी भारी टर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी। इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप बार बार इन सब चीजों को बोलो और बार बार इन सब चीजों को सुनो। जितना आप सुनेंगे और बोलेंगे उतना जल्दी आप इन सब चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है जी। तो दूसरी बात है कॉम्पिटेंसी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। ये क्या कहता है कि जो दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर रही हैं वो दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होनी चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा कि दोनों पार्टीज एग्रीमेंट करने के लायक हैं या नहीं? मैं बताती हूँ आपको। अगर ये तीन चीजें हैं, अगर ये तीन चीजें हैं तो एक पार्टी एग्रीमेंट बना सकती है। पार्टी कौन है? मोहन और सोहन दो पार्टीज हैं। एग्रीमेंट जिन दो लोगों के बीच में होता है उनको हम पार्टी कहते हैं। ये पार्टी वो चाय समोसे वाली पार्टी नहीं है। ठीक है जी। तो अगर ये तीन चीजें किसी भी पर्सन में प्रेजेंट हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। पहला, वो मेजर होना चाहिए। व्हाट इज मेजर? मेजर मतलब बालिग, बालिग होना चाहिए। बेटा ऑडियो ऑफ करो। जो दो पार्टीज हैं उनकी उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। दैट मीन्स कि जो माइनर है, 18 साल से कम का जो इंसान है वो एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकता। सेकंड, उस पर्सन का दिमाग ठीक होना चाहिए। वो पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए। उसका जो दिमाग है वो स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ दिमाग का इंसान होना चाहिए। दैट मीन्स अगर वो इंसान स्वस्थ दिमाग का नहीं है, अनसाउंड माइंड का है, तो वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता। बेटा ये ऑडियो किसका ऑन है? किसका ऑडियो ऑन है? सो एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एक स्वस्थ दिमाग का इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एंड नॉट disqualified under any law। डिस्क्वालिफाइड मतलब अयोग्य घोषित होना या अयोग्य घोषित करना। कभी कभी किसी कानून के अंतर्गत किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है कि अब ये इंसान किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर पाएगा। तो अगर किसी भी लॉ के अंडर किसी इंसान को अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो ऐसा इंसान एग्रीमेंट नहीं कर सकता।
फॉर एग्जाम्पल, इम्प्रिजन्ड पर्सन, जिस पर्सन को जेल हो रखी है, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंट्री के एनिमीज, एनिमीज ऑफ आर कंट्री, दो कंट्रीज में वॉर शुरू हो गया। जब दो कंट्रीज में वॉर शुरू हो जाता है तो दो कंट्रीज के जो लोग हैं आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। तो जब दो कंट्रीज के बीच में वॉर चल रहा है तो आप बाहर वाली कंट्री के लोगों के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते। या फिर बैंकरप्ट, एक ऐसा इंसान जो कंगाल हो गया है, एक कंगाल इंसान किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सो ऐसा इंसान जिसको किसी भी लॉ के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो, ऐसा पर्सन एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या है कि एक 18 साल से ऊपर का इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एक स्वस्थ दिमाग का इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और एक ऐसा इंसान जिसको अयोग्य घोषित ना किया गया हो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन नहीं कर सकता? 18 साल से कम का इंसान, जिसको आप माइनर कहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अस्वस्थ दिमाग का इंसान, अनसाउंड माइंड, जैसे कि कई लोग दिमाग से पागल होते हैं, या फिर कई लोग नशे की हालत में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को जायज नहीं माना जाता। या फिर तीसरा, जिन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है, जैसे कि इम्प्रिजन्ड पर्सन्स, या फिर देश के शत्रु, या फिर कोई कंगाल इंसान है, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। तो कॉम्पिटेंसी में क्या लिखना है आपको? ऐसा इंसान, ऐसे इंसानों के बारे में लिखना है जो एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट रिलेट्स टू व्हाट? इट रिलेट्स टू द पर्सन्स हु कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। को कौन से दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? अगर ये तीन लोग हैं तो आपका एग्रीमेंट जायज है, अदरवाइज अगर ये तीन हैं तो आपका एग्रीमेंट जायज नहीं माना जाएगा। दिस इज द सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट क्या है? फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। फ्री consent of parties. What is free? Free consent, स्वेच्छा, अपनी इच्छा से सहमति। आपने सहमति दी तो है, लेकिन अपनी इच्छा से दी है। यहां पे आप दो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला, सेम माइंड। ये दो लोग हैं, इनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सोहन और मोहन, जिसमें कि सोहन ने कहा है कि मैं मोहन को 50,000 रुपए दूंगा अगर मोहन अपनी कार मुझे सेल कर दे। अब जो मोहन है, मोहन के पास दो कार्स थी। मान लीजिए उसके पास एक कार थी मारुति और दूसरी कार थी फिएट। जब सोहन ऑफर कर रहा है मोहन को कि मुझे अपनी कार सेल कर दे 50,000 में, तो सोहन के दिमाग में क्या है? सोहन के दिमाग में क्या चल रहा है? सोहन के दिमाग में मारुति कार चल रही है। मोहन ने कहा ठीक है मैं तुझे अपनी कार सेल कर दूंगा। जब मोहन अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है, अपनी सहमति दे रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? उसके दिमाग में चल रही है फिएट। ये सोच रहा है कि मारुति की बात हो रही है और ये सोच रहा है कि फिएट की बात हो रही है। क्या दोनों का दिमाग एक तरफ चल रहा है, एक डायरेक्शन में चल रहा है? क्या दोनों का सेम माइंड है? नहीं है।
जहां पे दोनों का माइंड सेम ना हो वहां पे ये एग्रीमेंट एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा, वहां पे ये जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, एग्रीमेंट ही रहेगा। ये एग्रीमेंट जायज नहीं है। तो सबसे पहली बात, दोनों पार्टीज का जो दिमाग है वो एक ही दिशा में चलना चाहिए, तब कहा जाएगा कि फ्री कंसेंट है। बेटा 2 मिनट के लिए होल्ड कीजिए। दूसरी बात हम इसमें करेंगे, कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, इन सब से आपका जो एग्रीमेंट है वो नहीं बना होना चाहिए। नाउ व्हाट इज कोअर्शन? कोअर्शन मतलब जोर जबरदस्ती। कोअर्शन का मतलब क्या है? जोर जबरदस्ती। एग्जाम्पल, सोहन ने मोहन को गन पॉइंट पे कहा, माथे पे गन रख के बोला कि मुझे अपनी कार सेल कर दे वरना मैं तेरे को उड़ा दूंगा गोली से। क्या है ये? कोअर्शन। अब भाई गन पॉइंट पे अगर आपसे कोई काम करवा रहा है तो आप कर देंगे, आपने हाँ तो कर दी। सोहन ने मोहन को गन पॉइंट पे हाँ करवा ली, मोहन ने हाँ कर दी। क्या इस एग्रीमेंट को आप जायज बोलेंगे? क्या ये एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि मोहन ने अपनी स्वेच्छा से सहमति दी है, अपनी इच्छा से सहमति दी है? नहीं, क्योंकि उसकी सहमति स्वेच्छा से नहीं है, इसीलिए एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। दूसरा, अनड्यू इन्फ्लुएंस। व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस? अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है कि आप किसी ऐसी पोजीशन पर हैं जहां पर आप दूसरे के ऊपर दबाव बना पा रहे हैं। आप एक ऐसी पोजीशन में हैं जहां पे आप दूसरे के ऊपर दबाव बना पा रहे हैं। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से अगर आपने किसी की सहमति ली है तो ऐसे में आप जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। या फिर आपने धोखे से, आपने किसी के साथ धोखा करके उसकी सहमति प्राप्त की है तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो जब आप फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज की बात करेंगे, यहाँ पे आप दो बातें करेंगे। एक तो दोनों पार्टीज सेम माइंड की होनी चाहिए, दूसरा दो पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है वो कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर फ्रॉड की वजह से नहीं होना चाहिए, वरना जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। चौथे एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज लॉफुल कंसीडरेशन। देखिए मैं इसीलिए आपको बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ क्योंकि आपके बेसिक्स बन रहे हैं बेटा, इनको बहुत अच्छे से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका आने वाला पूरा सब्जेक्ट जो है वो इन चीजों के ऊपर बेस्ड है। अब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बन पाएगा? जब जो कंसीडरेशन है वो लॉफुल है और जो ऑब्जेक्ट है वो लीगल है। कंसीडरेशन का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ, बदले में कुछ, समथिंग इन रिटर्न। जब भी दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ देती है और दूसरी पार्टी पहली पार्टी को बदले में कुछ देती है। तभी तभी ये जो एग्रीमेंट है वो पूरा होता है। तो दोनों पार्टीज आपस में एक दूसरे को कुछ ना कुछ वायदा करती हैं, तभी ये एग्रीमेंट कहलाता है। तो ये जो कंसीडरेशन है वो लॉफुल होनी चाहिए।
लॉफुल का मतलब क्या है, कानूनी कंसीडरेशन होनी चाहिए। ये कंसीडरेशन प्राइस कंसीडरेशन भी हो सकती है, नॉन प्राइस कंसीडरेशन भी हो सकती है, पैसों वाली भी हो सकती है, बिना पैसों के भी हो सकती है। जैसे कि पैसों वाली का एग्जाम्पल क्या होगा, ये हो गया 5,000 रुपए के बदले में कार, ये पैसे वाला हो गया। नॉन प्राइस में आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हो, नॉन प्राइस में आप एग्जाम्पल दे सकते हो जैसे कि ए ने बी से वादा किया कि मैं तुझे ऑर्गेनिक सब्जियां दूंगा, अपने खेत की लगी हुई सब्जियां बेचूंगा, अगर बी बदले में इसके सूट स्टिच कर दे फ्री में। भाई फ्री में तो कुछ नहीं है, फ्री में तो नहीं है ना ये, ए भी तो बदले में अपनी सब्जियां दे रहा है इसको। ए कह रहा है मैं तुझे वादा करता हूं कि मैं तुझे ऑर्गेनिक सब्जियां दूंगा अगर तू मुझे बदले में सूट स्टिच करके दे दे। बी प्रॉमिस करता है ठीक है मैं तुझे सूट स्टिच करके दे देता हूँ। तो इधर से इधर बदले में कुछ जा रहा है और इधर से इधर बदले में कुछ जा रहा है। तो जो कंसीडरेशन है वो पैसों में भी हो सकती है और बिना पैसों के भी हो सकती है। लेकिन जो भी कंसीडरेशन, जो भी बदले में आप एक दूसरे को कुछ दे रहे हैं वो कानूनी होना चाहिए। गैर कानूनी क्या होता है फिर, अनलॉफुल कंसीडरेशन का एग्जाम्पल बताइए। फिर गैर कानूनी कंसीडरेशन क्या होगी जिसको माना नहीं जाएगा, बताइए। ए ने बी को बोला मैं तुझे 1,00,000 रुपए दूंगा अगर तू बदले में सी का मर्डर कर दे। क्या ये लॉफुल कंसीडरेशन है, ये गैर कानूनी है, अनलॉफुल है। तो अनलॉफुल कंसीडरेशन नहीं चलेगी, कंसीडरेशन लॉफुल होनी चाहिए पहली बात तो। और जो एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट है, जो एग्रीमेंट का मकसद है वो लीगल होना चाहिए, कानूनी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जो मकसद है वो कानूनी होना चाहिए, मकसद इलीगल नहीं होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। मकसद इमोरल नहीं होना चाहिए। इमोरल का मतलब क्या होता है, सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल इसमें फिर से मैं मर्डर की बात करती हूँ, किसी का मर्डर कर दे या फिर किसी का रेप कर दे या फिर किसी के घर में चोरी कर, रॉबरी कर, तो दो पार्टीज के बीच में अगर इन सब चीजों को लेकर एग्रीमेंट हो रहा है तो उसका जो मकसद है वो लीगल नहीं है, कानूनी मकसद नहीं है, ये सब का मकसद कानूनी नहीं है। इसीलिए अगर गैर गैर कानूनी मकसद से अगर आप एग्रीमेंट एंटर कर रहे हैं तो ऐसा एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे बेटा, क्योंकि मैं बहुत ही आराम से आपको समझाना चाहती हूँ सब कुछ। आज की क्लास में हमने क्या किया है, एसेंशियल्स करे हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, कि एक जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्या कुछ होना चाहिए। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले तो एग्रीमेंट से शुरू होता है, और एग्रीमेंट कब बनता है, जब एक पार्टी ऑफर करती है और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, तो एग्रीमेंट बनता है। दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए कि दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। दैट मीन्स 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए, स्वस्थ दिमाग की होनी चाहिए और किसी एक्ट के अंडर अयोग्य घोषित नहीं किया होना चाहिए। कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, दोनों पार्टीज में फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट में हमने दो पार्ट्स करे थे, दोनों एक ही दिमाग की होनी चाहिए, जो वो सोच रहा है, जो दूसरी एक पार्टी सोच रही है वही दूसरी पार्टी सोचे, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जोर जबरदस्ती या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर धोखेधड़ी से
नहीं ली जानी चाहिए। जो एग्रीमेंट का कंसीडरेशन है, जो आप बदले में कुछ देते हैं, वो लॉफुल होना चाहिए, और जिस मकसद से आप एग्रीमेंट में एंटर हो रहे हैं वो मकसद जो है वो कानूनी होना चाहिए, और जो बदले में कुछ है वो चाहे पैसों में हो या फिर बिना पैसों के, लेकिन कानूनी होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ही जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, नहीं तो जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। और भी 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन वो पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए बेटा।